टोक्यो की चमचमाती सड़कें रात के सन्नाटे में डूब चुकी थीं। ऊंची ऊंची इमारतों की रोशनी नीचे की संकरी गलियों तक नहीं पहुंच पाती थी, जहां अंधेरा अपने रहस्यों को छिपाए हुए था। इंस्पेक्टर रवि शर्मा अपने छोटे से ऑफिस में अकेले बैठे थे। उनकी मेज पर कुछ पुरानी फाइलें और तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। हर तस्वीर में एक लाश थी और हर लाश पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। ये निशान किसी टैटू जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी बनावट इतनी असामान्य थी कि कोई भी इंसानी हाथ उन्हें नहीं बना सकता था। रवि ने अपनी कॉफी का मग उठाया और एक घूंट लिया। उनकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनका दिमाग एक सवाल से बार बार टकरा रहा था। ये हत्याएं कौन कर रहा था और क्यों? रवि मूल रूप से भारत से थे, लेकिन पिछले 10 सालों से टोक्यो पुलिस में काम कर रहे थे। वो एक तार्किक इंसान थे जो सबूतों और तथ्यों पर भरोसा करते थे, लेकिन ये मामला उनके लिए एक पहेली बन चुका था। पिछले 3 महीनों में टोक्यो में 5 हत्याएं हुई थीं। हर बार शिकार अलग था। कोई बूढ़ा व्यापारी, कोई जवान लड़की, कोई मजदूर जो अकेले रहता था। कोई साफ पैटर्न नहीं दिख रहा था, सिवाय उन निशानों के। रवि ने अपनी कुर्सी पीछे खींची और दीवार पर टंगे बोर्ड की ओर देखा। उस पर हर हत्या की तारीख और जगह लिखी थी, लेकिन जवाब अब भी कोसों दूर था। तभी उनके सहायक हिरोशी कमरे में दाखिल हुआ। हिरोशी एक पतला दुबला नौजवान था, जिसकी आंखों में हमेशा एक उत्सुकता रहती थी। उसे पुरानी जापानी कहानियों और लोक कथाओं में गहरी रुचि थी। रवि ने तस्वीरें हिरोशी की ओर बढ़ाई और बोले, इन पर नजर डालो, कुछ समझ आता है। हिरोशी ने तस्वीरों को ध्यान से देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने कहा, सर, ये निशान ये योकोई के प्रतीक हैं। रवि ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। योकोई? वो क्या बला है? हिरोशी ने गहरी सांस ली और समझाने लगा, योकोई जापानी लोक कथाओं के प्राणी हैं। ये आत्माएं हैं जिनका कोई निश्चित रूप नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानों से बदला लेती हैं। इन निशानों को देखकर लगता है कि कोई पुराना श्राप जाग उठा है। रवि को ये बातें अंधविश्वास लगीं। उन्होंने हिरोशी की ओर देखकर कहा, तुम्हें सचमुच लगता है कि कोई भूत प्रेत ये हत्याएं कर रहा है? मुझे सबूत चाहिए, कहानियां नहीं। लेकिन हिरोशी की बातों में कुछ ऐसा था जो उनके मन को खटक रहा था। वो बोले, ठीक है, मान लो ये योकोई का काम है। इसके बारे में और कैसे पता करें? हिरोशी ने जवाब दिया, मेरे पास एक पुराना स्क्रॉल है। मेरे दादाजी ने इसे संभाल कर रखा था। उसमें योकोई की कहानियां लिखी हैं। मैं उसे लाता हूं। रवि ने सिर हिलाया और हिरोशी को अगले दिन स्क्रॉल लाने को कहा। उस रात जब वो अपने अपार्टमेंट में लौटे तो उन्हें नींद नहीं आई। उनकी आंखों के सामने वो निशान बार बार उभर रहे थे, काले टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी ने उन्हें गुस्से में खींचा हो। अगली सुबह हिरोशी एक पुराना जर्जर स्क्रॉल लेकर ऑफिस पहुंचा। उसका कागज पीला पड़ चुका था और किनारे फटे हुए थे। स्क्रॉल पर वही निशान बने थे जो लाशों पर मिले थे, काले स्याही से खींचे गए, असमान और भयानक। इसके साथ एक कहानी लिखी थी। रवि ने स्क्रॉल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि सैकड़ों साल पहले एक योकोई जिसका नाम कुरोशी था, टोक्यो के पास एक गांव में आतंक मचाता था। वो रात के अंधेरे में निकलता था और लोगों को उनकी कमजोरियों से मार डालता था। एक पुजारी ने उसे एक मंदिर में कैद कर दिया था, लेकिन कुरोशी ने श्राप दिया था कि जो भी उसकी शांति भंग करेगा, उसकी आत्मा को वो अपने साथ ले जाएगा। स्क्रॉल में एक चेतावनी भी थी, उसे आजाद मत करना, वरना अंधेरा सब कुछ निगल लेगा। रवि ने स्क्रॉल को मेज पर रखा और हिरोशी से पूछा, क्या ये मंदिर अभी भी मौजूद है? हिरोशी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो अब खंडहर बन चुका है। टोक्यो के बाहरी इलाके में, जंगल के बीच। लोग वहां नहीं जाते। कहते हैं कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं, हंसी, चीखें और कभी कभी फुसफुसाहट। रवि ने एक पल सोचा। उन्हें यह सब बकवास लग रहा था, लेकिन अगर इन हत्याओं का कोई कनेक्शन
उस मंदिर से था तो उन्हें सच जानना था। उन्होंने फैसला किया कि वो उस मंदिर तक जाएंगे। उसने अपनी पिस्तौल जांची, एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और हिरोशी के साथ रात को निकल पड़ा। जंगल की सड़क संकरी और घुमावदार थी। चांद की मध्यम रोशनी पेड़ों की घनी छाया से छनकर नीचे आ रही थी। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। रवि ने कार की खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। हिरोशी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद मंदिर का खंडहर दूर से दिखाई दिया। उसकी टूटी दीवारें जंगल के बीच खड़ी थीं, जैसे कोई भूला हुआ स्मारक। छत का आधा हिस्सा ढह चुका था और एक पुराना टोरी गेट अब जमीन में धंसा हुआ था। रवि ने कार रोकी और हिरोशी को इशारा किया। दोनों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक सड़ांध भरी गंध थी, जैसे कुछ सालों से सड़ रहा हो। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कदम के साथ एक चरमराहट गूंजती थी। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, कुछ योकोई की आकृतियां, कुछ प्रार्थनाएं। मंदिर के बीच में एक पुराना ऑल्टर था, जिस पर वही निशान बने थे जो स्क्रॉल में थे। लेकिन ऑल्टर के नीचे कुछ और दिखा, एक छोटा सा दरवाजा जो जमीन की ओर जाता था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन वो टूटा हुआ था। रवि ने उसे छुआ और ताला अपने आप जमीन पर गिर गया। हिरोशी ने डरते हुए कहा, सर, हमें यहां से चले जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। उन्होंने दरवाजे को खोला। एक तेज चरमराहट के साथ वो नीचे की ओर खुला और एक ठंडी नम हवा का झोंका बाहर आया। अंदर एक संकरा रास्ता था जो गहरे अंधेरे में खो रहा था। रवि ने हिरोशी को साथ चलने का इशारा किया। हिरोशी ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया। रास्ता उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गया। वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें दिखाई देने लगीं। दीवारों पर वही निशान बने थे, लेकिन अब वो चमक रहे थे, एक काले धुंधले प्रकाश से, जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। कमरे के बीच में एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था। उसका मुंह टूटा हुआ था और ऊपर एक सील लगी थी जो अब फटी हुई थी। रवि ने पास जाकर देखा। घड़े से एक हल्की सी फुसफुसाहट आ रही थी। मुझे आजाद करो। एक गहरी टूटी हुई आवाज। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने हिरोशी की ओर देखा, जो अब पीछे हट रहा था। ये क्या है? रवि ने पूछा। हिरोशी ने कांपती आवाज में कहा, यह कुरोशी है, इसे यहां कैद किया गया था। अगर इसे आजाद करेंगे तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही घड़ा हिलने लगा। एक तेज चीख गूंजी और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। रवि ने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि निशाना क्या लगाए। अचानक घड़े से एक काला धुआं निकला। वो धुआं हवा में फैल गया और एक आकृति बनने लगा, लंबा, पतला, और उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। कुरोशी अब उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज कमरे में गूंजी, तुमने मुझे जगाया, अब तुम मेरे हो। उसकी हंसी ठंडी और भयानक थी, जैसे कोई उन्हें निगल लेना चाहता हो। रवि और हिरोशी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ता अब बंद हो चुका था। दीवारें करीब आ रही थीं और फर्श पर काले निशान उभर रहे थे, जैसे कोई जमीन को खुरच रहा हो। कुरोशी की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। रवि ने हिरोशी को चिल्लाकर कहा, स्क्रॉल में कुछ तो होगा, कोई तरीका बताओ। हिरोशी ने अपनी जेब से स्क्रॉल निकाला और कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। उसने एक पुरानी प्रार्थना पढ़ी जो पुजारी ने कुरोशी को कैद करने के लिए इस्तेमाल की थी। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, कुरोशी और करीब आ गया। उसने हिरोशी को अपने काले धुएं में लपेट लिया। हिरोशी की चीख कमरे में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। रवि अकेले रह गए। उन्होंने प्रार्थना को दोहराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। कुरोशी उनकी ओर बढ़ा। उसकी लाल आंखें रवि को घूर रही थीं और उसका धुआं उनके चारों ओर फैल रहा था। अगले दिन जब पुलिस मंदिर पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला। रवि और हिरोशी गायब थे।
मंदिर खाली पड़ा था, सिर्फ वो टूटा हुआ घड़ा और स्क्रॉल वहां बचे थे। पुलिस ने इसे एक और अनसुलझी घटना मान लिया और फाइल बंद कर दी। लेकिन टोक्यो की गलियों में हत्याएं फिर से शुरू हो गईं। हर नई लाश पर वही निशान थे, काले, टेढ़े मेढ़े और अब पहले से भी गहरे। कुछ लोग कहते हैं कि रात को जंगल के पास एक हंसी सुनाई देती है, गहरी, ठंडी और भयानक। कुछ का मानना है कि कुरोशी अब पूरी तरह आजाद हो चुका है और उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा। स्क्रॉल अब भी मंदिर में पड़ा है, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। और रवि, कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि उनकी आत्मा अब कुरोशी के साथ भटक रही है, उस अंधेरे में जहां से कोई वापस नहीं आता।